Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. First of all, I would like to express my apologies for voice-based video and your inconvenience to all my viewers and listeners. So in this video, I am going to discuss about some important topic of some important questions of biotechnology, which is very important for your upcoming examination, that is KVS PET Biotechnology. So hopefully आपकी ये KVS PET Biotechnology प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपने प्रिपरेशंस में अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। उसी प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और आप सब अपने अपने जो भी टारगेट है, जो भी आपने एम डिसाइड किया है, उसकी तरफ आप अच्छे से मूव ऑन करते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वन थिंग मोर, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टाइम आपके पास कम बचा है, जितना टाइम आपके पास है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइव करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द एंजाइमेटिक फंक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका फंक्शंस पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि बैक्टीरियल जो सेल्स होती हैं उनके बॉडी में पाया जाने वाला आपका ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। मींस ये हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स से क्या होते हैं, बनते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली एक न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम होता है और न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने का काम करता है। और ये न्यूक्लियस दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक आपका होता है एक्सो मींस एक्सो न्यूक्लियस और एक होता है आपका एंडो न्यूक्लियस, राइट। तो एक्सो न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि आपका सपोज अगर ये कोई डीएनए के स्टैंड है तो ये डीएनए के स्टैंड पे हमेशा क्या करेगा, इसका टर्मिनल पे क्या करता है, कट लगाता है। तो ऐसे न्यूक्लियस की क्लास ऑफ एंजाइम जो कि डीएनए के हमेशा टर्मिनल पे कट लगाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, एक्सो। जबकि अगर मान लीजिए आपका ये डीएनए का स्टैंड है, इसके इंटरनल किसी रीजन पे क्या करे, एक्सटर्नल वाले को छोड़ करके, तो ऐसे क्लास ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं इंडो न्यूक्लियस। सो इंडो न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक टाइप है, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, जिसका मीन होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। आपको जब पढ़ाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वहां पे आपको बताएंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज देयर यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स एंड दे कैन ओनली एक्ट ऑन द पर्टिकुलर दैट साइट। ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट को ही, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी सीक्वेंस से क्या करते हैं, कट लगाते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाना। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, टू क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट द स्पेसिफिक साइट्स। ओके, सो आपके पास यहाँ पे डेटा मिला कि न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं और वो दो क्लास में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज एक्सो एंड एंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज अ बैक्टीरियल सेल्स प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाता है तो बैक्टीरियल सेल्स के पास खुद भी क्या होता है, अपना डीएनए होता है एक सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए काम आता है, मींस डिग्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जब भी कोई क्लोनिंग कराई जाती है, जब भी किसी डिजायर डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट कराया जाता है, सो उसके लिए वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी क्या है, जानते हैं। तो कभी कभी आपसे फ्रीक्वेंटली ये भी पूछ देता है कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से कौन से एंजाइम को जानते हैं। तो चूंकि ये डीएनए को कट करने का काम करता है, दैट इज वाई इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। सो पूछ रहा है कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल्स बनाता है, बैक्टीरिया अपने ही डीएनए को कैसे बचाने का काम करता है। सो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज मिथाइलेशन, मींस मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाना। बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे पाए जाने वाले के जो रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, सपोज अगर मान लीजिए आपका कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ए है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हिंड थर्ड है। हिंड थर्ड क्या है, आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। मान लीजिए कि इसको रिकॉग्नाइज करने का जो सीक्वेंस है वो क्या है, दैट इज ए टी, ये का क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, राइट। मतलब ये हमेशा इसी सीक्वेंस पे क्या करेगा, काम करेगा, मींस कट करेगा। तो ये क्या करते हैं, अपने इस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे जो बेसिस पाए जाते हैं वहां पे एक मिथाइलेशन का क्या होता है प्रोसेस, मींस मिथाइल ग्रुप का एडिशन ये कर देते हैं। जिसकी वजह से जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे ऑल आर द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अगर स्लाइटली सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स में कोई भी वेरिएशंस कर दिया जाता है तो बेसिकली वो एंजाइम्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरियल जो सेल्स होती हैं, वो अपने डीएनए को क्या करते हैं, मेथाइलेशन कर लेते हैं और उस मेथाइलेशन की वजह से ये एंजाइम अब
को बाइंड नहीं कर पाता है ताकि वहां पे क्लीवेज नहीं कर पाए। सो बैक्टीरिया अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वहां पे एडिशन करता है किसका, मिथाइल ग्रुप का, दैट इज द मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी ही सेल्स को उस न्यूक्लियस एंजाइम से, मींस रिस्ट्रक्शन एंजाइम से बचाने का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कंटेन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर ऑफन आइडेंटिफाई बाय विच प्रोसेसेस। जब आप किसी भी प्लाज्मिड में अगर आपने कोई बैक्टीरिया को, डीएनए को क्या किया है, क्लोन आउट किया हुआ है, मींस आपने क्लोनिंग कराई है, तो आपको ये स्क्रीन आउट करना होता है कि हाँ आपने जो क्लोनिंग कराया है क्या वो क्लोनिंग सक्सेसफुल है या नहीं है, मींस जो भी आपने डिजायर डीएनए सीक्वेंस उसमें ऐड किया है क्या वो एडिशन हुआ है कि नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। तो सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है जैसे ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है दैट इज द एंटीबायोटिक क्या होते हैं उनका टेस्ट करते हैं। नॉर्मली जो आपके प्लाज्मिड होते हैं उन प्लाज्मिड में कुछ आपके सेगमेंट होते हैं जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के नाम से भी जाने जाते हैं। लाइक है सबसे मोस्ट कॉमनली क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, राइट, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए है, तो इनके पास क्या होती है, ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाले जीन पाए जाते हैं, राइट। तो जब भी कभी मान लीजिए आपका ये डिजायर डीएनए का सीक्वेंस है, इसको आपको इस प्लाज्मिड में ऐड करना होता है। लेट मी चेंज द कलर। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की जो जीन होती है उन्हीं जीन को क्या किया जाता है, क्लीव ऑफ किया जाता है, मींस इनको निकाल दिया जाता है और इसके जगह पे क्या करते हैं, डिजायर डीएनए सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं। सो अब ये जो आपका प्लाज्मिड बना है, अब उसके पास ये टेट्रासाइक्लिन की जो जीन थी वो नहीं है, राइट, और अब सिर्फ क्या है उसके पास डिजायर डीएनए है। तो अब इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, एक मीडिया बनाते हैं जिस मीडिया में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर इस प्लाज्मिड, इस मीडिया में या आपका ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा उसके बेसिस पे हम कंफर्म कर लेते हैं। मान लीजिए ये ग्रो कब करेगा, अभी इसके पास टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन नहीं है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल्स में उसके प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, राइट, तो उसको किलिंग हो जाती है। तो अब इसके पास अगर ये जीन नहीं है, इसका मतलब अगर टेट्रासाइक्लिन के एनवायरमेंट में रखा जाएगा तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मींस डेथ कर जाएगा, राइट। तो अगर आपने इस मीडिया में इस प्लाज्मिड मींस बैक्टीरिया को आपने क्या किया है, ग्रो कराया हुआ है, अगर यहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं आती है, इस बात से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने जो डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे इंसर्ट कराया हुआ था ये डिजायर वाला, वो अब डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस वहां पे जा चुका है, क्योंकि वहां पे टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने वाले जीन अब प्रेजेंट नहीं है। और अगर वहां पे ग्रोथ हो जाती है, इसका मतलब होता है कि उसके पास टेट्रासाइक्लिन जीन अभी भी है और आपका जो क्लोनिंग का प्रोसेस है सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरीके से मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को क्या करते हैं, रेजिस्ट ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, एक्सपोजिंग द बैक्टीरिया टू एन एंटीबायोटिक दैट किल्स सेल्स लाइकिंग द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। सो उस प्लाज्मिड में जिसके पास लैकिंग होगी उस जीन की, वो क्या होगा, वहां पे किल हो जाएगा। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मींस स्क्रीनिंग कर लेते हैं जो भी आपका क्लोन बैक्टीरिया मींस क्लोन आपका प्लाज्मिड होगा। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि क्लोनिंग के प्रोसेस के लिए स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मेथड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद द इंसर्टिंग एन अनमॉडिफाइड मैमेरियन जीन इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड देन गेटिंग दैट जीन एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया इज दैट। पूछ रहा है कि अगर कोई, मान लीजिए आपका, लेट मी इरेज ऑल दोस थिंग्स। मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक यूकेरियोटिक जीन का सीक्वेंस है और आपको उसको बैक्टीरियल प्लाज्मिड में क्या कराना है, इंसर्ट करा करके एक्सप्रेस कराना है, मींस आप एक्सप्रेशन वेक्टर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस यूकेरियोटिक जीन में आपका सबसे चीज तो पहले यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ दो पार्ट होते हैं, एक आपका एक्सॉन होता है, एक आपका क्या होता है, इंट्रॉन होता है। इंट्रॉन को आप IN से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सॉन को आप EX से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सॉन जो होते हैं उनको कोडिंग सीक्वेंसेस के नाम से जाना जाता है, मींस ये फंक्शनल पार्ट होते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग पार्ट माने जाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में जब आप अगर इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, नॉर्मल जो केसेस होता है यूकेरियोटिक में जब इसका एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पे इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की बात आती है। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की वजह से आपका पूरा का पूरा जो इंट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है, सिर्फ बचता क्या है, आपका एक्सॉन बचता है। तब जाकर के उसका क्या होता है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। अगर आप इस डीएनए को डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती है जो कि वो इंट्रान स्प्लाइसिंग को कर सके, बिकॉज बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स या डीएनए होते हैं वो मोस्टली सब क्या होते हैं, सिर्फ कोडिंग रीजन पाया जाता है, वहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन नहीं पाया जाता है। सो दैट इज वाई बैक्टीरिया आपका इस इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग करने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं चला पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगे वो ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट होता है। प्रोकैरियोटिक यूजेस अ डिफरेंट जेनेटिक कोडॉन, नहीं, जेनेटिक कोडॉन सबके लिए यूनिवर्सल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। बैक्टीरिया ट्रांसलेट पॉलीसिस्टोनी मैसेंजर्स ओनली, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव यूकैरियोटिक इंट्रॉन्स। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इंट्रॉन को रिमूव करने वाली कोई ऐसी मशीनरी उसके सेल्स में नहीं चलती है, बिकॉज बैक्टीरियल सेल्स ऑलवेज कंटेन कोडिंग सीक्वेंसेस दैट देयर इज अ absence of intron sequences in the case of prokaryotic cells.
सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ जीन दैट कंटेन इंट्रॉन्स कैन बी मेड शॉर्टर फॉर अ जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पस बाय यूजिंग, मींस बोल रहा है कि अगर जो आपका कोई यूकैरियोटिक जीन है, अगर उस जीन के पास इंट्रॉन भी है तो उसको आप शॉर्टर बना सकते हैं, लेकिन उसका फंक्शन चेंज ना हो जेनेटिक पर्पस करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज आपका ये डीएनए से पहले आपका जो एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए स्टार्टिंग में क्या होता है आपका इमेच्योर एमआरएनए होता है, और जिसके पास इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से आप जानते हैं, जिसमें आपका इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सारी प्रोसेस होती है। अब ये जो आपका आरएनए बनता है, ये आपका थोड़ा शॉर्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन सारे रिमूव हो चुके हैं। इसको आप मेच्योर एमआरएनए के नाम से जानते हैं, राइट, मींस मेच्योर आरएनए या फिर एमआरएनए भी इसको बोल देते हैं। मेच्योर का मतलब हुआ कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस है। अब इस आरएनए से क्या करते हैं हम, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके क्या बनाते हैं, डीएनए बना लेते हैं। तो उस डीएनए को आप बोलते हैं सीडीएनए। क्या बोलते हैं, सीडीएनए। तो ये सीडीएनए जो आपका बनेगा, ये डीएनए आपका जो होगा वो नॉर्मल वाला जो डीएनए होगा, मींस इस वाले से इसके कंपैरिजन में सीडीएनए की साइज क्या होगी, शॉर्टर होगी, जबकि ये क्या होगा आपका लॉन्ग रेंज का होगा, मींस साइज की बड़ी होगी। लेकिन जितना कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पे भी था, मींस जितने भी एक्सॉन आपके यहाँ पे थे, वो सारे के सारे एक्सॉन यहाँ पे भी आएंगे। मींस जो फंक्शन आपका ये वाला डीएनए कर सकता था जो प्रोटीन्स बना करके, वही वाला काम आपका ये भी करेगा। सो इस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके आप शॉर्टर डीएनए बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका, सिर्फ कोडिंग रीजन्स होंगे, और वो आपका प्रोटीन्स वही बनाएगा जो कि नॉर्मल डीएनए बना रहा था। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कंस्ट्रक्ट द जीन फ्रॉम इट्स एमआरएनए। तो एमआरएनए जो बनेगा उसको टेम्पलेट के तरीके से यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेता है, जिसको आप सीडीएनए के नाम से जानते हैं। ओके, सो व्हाई आर इस सेल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ होस्ट फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग कराने के लिए आप अगर प्लांट सेल्स का क्लोनिंग करा रहे हैं या एनिमल सेल्स का करा रहे हैं, तो वहां पे चूंकि प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, और ईस्ट भी आपका क्या है, एक फंगस होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में आता है। तो चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, इसलिए इस वाले ईस्ट के जो जितने भी सेल्स होंगे उसमें सारी की सारी वो मशीनरी पाई जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एज ए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, वो सेम होगा जो कि आपका प्लांट और एनिमल में होता है। सो दैट इज वाई जब हम क्लोनिंग करते हैं तो हमें एक ऐसे सुटेबल वेक्टर की जरूरत होती है जो कि उस यूकैरियोटिक सेल्स में जा करके अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को क्या कर पाए, एक्सप्रेस आउट कर पाए। तो यूकैरियोटिक सेल्स होने की वजह से इसका फायदा होता है कि उसकी मशीनरी सेम होती है जैसा कि बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या है, दैट इज द डीएनए फ्रेगमेंट मेकिंग अप अ जीनोमिक लाइब्रेरी आर जनरली कंटेन्ड इन। आपसे पूछ रहा है कि जब जीनोमिक लाइब्रेरी आपको बनाना होता था आप क्या करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि किसी सेल्स का जो पूरा डीएनए है उसको निकाल करके पहले आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, इसे फ्रेगमेंटेड करते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ देते हैं, और उन टूटे हुए पार्ट को क्या करते हैं आप बैक्टीरिया में क्लोन करा करके उसकी लाइब्रेरी तैयार कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन दैट इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। आप इस वायरल में तो करेंगे नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल सेल्स में करेंगे नहीं, डीएनए हाइब्रिड करेंगे नहीं, तो आपका क्या होगा, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसमें आप उसको क्या करते हैं, क्लोन करा करके मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, क्योंकि प्लाज्मिड में सारा का सारा लेंथ जाएगा नहीं। दैट इज वाई उसको पहले आरई से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाते हैं, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को प्लाज्मिड में क्लोन करके उसको एक्सप्रेशंस करा देते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करते हैं। ओके, सो हाउ डज अ जीनोमिक लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम अ सीडीएनए लाइब्रेरी। पूछ रहा है कि जीनोमिक लाइब्रेरी का सीडीएनए लाइब्रेरी से क्या फर्क होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डीएनए है, अगर इस डीएनए को क्या किया जाए, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में तोड़ करके उसको क्लोन करा करके मल्टीपल कॉपी अगर तैयार करते हैं तो उसको आप बोलते हैं दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी, जिसमें दोनों कोडान आते हैं, मींस इंट्रॉन भी आएगा और एक्सॉन भी आएगा। जबकि सीडीएनए लाइब्रेरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन कोडान को, मींस एक्सॉन सीक्वेंसेस को कंटेन करती है, और इसका ये जो होगा उसकी लेंथ जो होती है वो हमेशा शॉर्टर होती है, राइट। सो इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मतलब पहले आप जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ सकता है उसके लिए, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम को यूज करना पड़ेगा। जबकि सीडीएनए की लाइब्रेरी में आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा, प्लस इसके बाद लाइगेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, साथ साथ में यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी आपको यूज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए क्या करा, जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी मेड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज ओनली। यस, सही है। Whereas the CDN library requires both of these as well as reverse transcriptase and DNA polymerase। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस को करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते रहिए, और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इन दिनों में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आपको अगर कहीं डाउट आता है आपके पूरे केवीएस पीटी टेक्नोलॉजी के सिलेबस में, कहीं कोई प्रॉब्लम फंस रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड से आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एंड ऑल्सो हैप्पी बसंत पंचमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।